नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, यानी कि नाभिक के बारे में। अब आज अपने पास नया टॉपिक होगा परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, AMU। इसको नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो AMU को U से भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो अपने पास परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एटॉमिक मास यूनिट AMU क्या होगा उसकी अपने बात करते हैं। किसी भी द्रव्यमान को मोस्टली हम किलोग्राम में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं या मिलीग्राम में मापते हैं। यहाँ इसी प्रकार से यदि अपने बात करें कि नाभिक की, तो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है। किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है। तो उस परमाणु को किलोग्राम या ग्राम में मापना सुविधाजनक नहीं होता। अतः उसको मापने के लिए एक अन्य मात्रक यानी कि यूनिट का सहारा लिया जाता है, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU कहते हैं। मतलब जो AMU है वो परमाणु के द्रव्यमान को मापने की एक इकाई है। इकाई ठीक उसी प्रकार से जैसे भारी वस्तुओं को मापने के लिए किलोग्राम काम में आता है, ठीक उसी प्रकार से परमाणु के भार या द्रव्यमान को मापने के लिए AMU काम में आता है। तो ये AMU कितना होता है, कितना द्रव्यमान रखता है ये किलोग्राम में, उसकी अपनी बात कर लेते हैं। तो एक AMU का जो मान होता है वो 6C12 एक कार्बन होगा, उसके 12वें भाग के तुल्य होगा। तो अपने पास कार्बन कौन सा होगा, 6C12। इसका जितना भी द्रव्यमान है उसका 12वां भाग एक AMU का मान होता है। मतलब इसके द्रव्यमान में आप 12 का भाग लगा दो, जितना भी मान आता है वो एक AMU का मान होता है। तो एक AMU होगा कितना, एक AMU इज इक्वल होता है 6C12 परमाणु का कुल द्रव्यमान, और उसके अंदर अपने भाग किसका लगा देंगे, 12 का। तो ये मान किसका निकल के आएगा, एक AMU का मान निकल के आएगा। तो फिर एक AMU बनेगा कितना, 6C12 कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसका मान होता है 1.99 10⁻⁻26 किलोग्राम में, और 12 का आपने लगा दिया भाग। ओके, तो एक AMU का मान कितना निकल के आएगा, 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये एक AMU का मान किलोग्राम में निकल के आ गया। ये जो वैल्यू है इसको आप सीधा याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार एक AMU का किलोग्राम में कितना द्रव्यमान होगा बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक AMU का जो मान होता है किलोग्राम में वो 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो अपने पास AMU है वो होगा क्या, AMU किसी भी परमाणु को या उसके द्रव्यमान को मापने की एक इकाई है जिसे AMU या U कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 6C12 कार्बन परमाणु के कुल द्रव्यमान के 12वें भाग के तुल्य होता है। आंकिक मान की बात करें तो 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अब अपने अलग अलग नाभिकों की बात करेंगे, जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, या 1H1 हाइड्रोजन हो गया। इनके द्रव्यमान AMU में कितने होंगे। जैसे एक प्रोटॉन है, किलोग्राम में कितना द्रव्यमान होता है, किलोग्राम में 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। आप इन सभी के AMU में मान याद रखोगे। प्रोटॉन का AMU में मान होता है 1.0072 AMU। न्यूट्रॉन का होता है 1.0086 AMU। इलेक्ट्रॉन का होता है 0.00055 AMU, और 1H1 का होता है 1.0078 AMU। यहाँ पे 1H1 का जो भी द्रव्यमान है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि 1H1 का AMU में द्रव्यमान कितना होगा। तो ये जो आंकड़े होंगे इनका द्रव्यमान किलोग्राम में तो सभी को पता है, आपको AMU में भी मान इनका याद रखना होगा। तो प्रोटॉन का कितना होगा, 1.0072, न्यूट्रॉन का 1.0086,
और 1H1 का 1.0078 और इलेक्ट्रॉन का 0.00055 AMU में ये सारे के सारे मान निकल के आ चुके हैं। तो इन मान को आप एग्जैक्टली याद रखोगे। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, आइंस्टीन का एक द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, उसकी अपने बात करेंगे। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कौन सा होगा? जो समीकरण होता है ना E=mc², वो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होगा आइंस्टीन का। एक्चुअल में इस रिलेशन को लेकर आइंस्टीन ने क्या कहा था? आइंस्टीन ने यह कहा था कि यदि किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, कमी या वृद्धि होती है, तो उसके कारण ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऊर्जा में परिवर्तन होगा। मतलब द्रव्यमान में जो भी परिवर्तन होगा वो द्रव्यमान डायरेक्टली ऊर्जा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो फिर कितना द्रव्यमान हम परिवर्तित करें पदार्थ का, कम या ज़्यादा करें, और कितनी ऊर्जा बनेगी उसके कारण, इन दोनों में रिलेशन के लिए आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी जिसे हम द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। वो समीकरण थी क्या? वो समीकरण था ∆E=∆m×c², या यूं कह सकते हो E=m×c²। मतलब कि यदि किसी भी परमाणु या पदार्थ के द्रव्यमान में ∆m परिवर्तन होता है तो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ∆E होगी, और यहाँ पे c जो है वो निर्वात में प्रकाश का वेग है। तो इस सूत्र की सहायता से किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान में जब परिवर्तन होगा तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी उसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए हमने यूं मान लिया कि भाई अपने पास एक पदार्थ है, कुल मिलाकर के हमने ये एक पदार्थ ले लिया, कोई सा भी परमाणु हो सकता है, XYZ जो भी हो, कोई मैटर नहीं करता। हमने एक सिंपल पदार्थ की कल्पना कर ली, एक परमाणु की कल्पना कर ली, और ये मान लिया कि इस परमाणु के द्रव्यमान में कुछ कमी हो गई। और कमी कितनी? मान लो ये हल्का सा इधर से टूट गया पार्ट, और कमी कितनी हो गई? 1 AMU द्रव्यमान के तुल्य कमी हो गई। तो ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है डार्क वाला, ये हमने निकाल के फेंक दिया, यानी कि जो भी हमने द्रव्यमान में परिवर्तन किया है वो कितना है? 1 AMU है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगी वो कितने द्रव्यमान के कारण होगी? 1 AMU के कारण होगी। तो अभी अपने ये ज्ञात करेंगे कि 1 AMU के कारण ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है। ओके, तो ध्यान ये रखना कि जो भी आप स्टैंडर्ड मात्रा काम में लेते हो, जैसे कि C का मीटर प्रति सेकंड होता है, M का किलोग्राम में होता है, E का ऊर्जा जूल में होता है। तो अभी अपने इसका मान पुट कर दे तो ∆E बराबर क्या बनेगा? ∆M का मान कितना? ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27। C का मान कितना? 3 × 10⁸ और उसके ऊपर लगाना है स्क्वायर। आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके सामने वैल्यू निकल के आएगी 1.49 10⁻⁻10, और मात्रा क्या आ जाएगा? जूल, क्योंकि ऊर्जा का स्टैंडर्ड मात्रा क्या होता है? जूल होता है। अब आप इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए E का भाग लगाया जाता है, और यहाँ पे जो E होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। जैसे यदि आपको ऐसा बोल दिया जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या यूं कह लो 1 जूल है, 1 जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो तो उसके लिए आप जूल में जितना भी मान होता है उसके अंदर E का भाग लगाते हो 1.6 10⁻⁻19, तो ये मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यदि किसी ने ये बोल दिया कि 10 जूल को आप कन्वर्ट कीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 10 में भाग लगा दोगे E का। इसी प्रकार से यदि आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस E की वैल्यू पुट कर दो 1.6 10⁻⁻19, और ये क्या बन जाता है? जूल बन जाता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दे रखा है और जूल में कन्वर्ट करना है तो E की वैल्यू पुट कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जूल को यदि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप E का भाग लगा दो, तो जूल है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे जूल है, हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.49 10⁻⁻10, और यहाँ पे E का भाग लगाएंगे। E बोले तो स्मॉल e, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब आप इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो मान कितना बनेगा? 931.5 इंटू आएगा 10⁻6, और ये किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जो 10⁻6 आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको अपने मेगा बोल सकते हैं।
तो डेल ई का मान कितना बन जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो आंकड़ा निकल के आया है, इस आंकड़े को आप याद रखोगे कि एक पदार्थ के द्रव्यमान में यदि एक एएमयू के तुल्य परिवर्तन होता है, कमी या वृद्धि होती है, तो उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका मान 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 नंबर का कि एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए या जूल में बताइए। तो आपको सिर्फ ये मान याद रखना है। ओके, तो एक एएमयू के तुल्य जो मान होता है ऊर्जा का वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपको याद रखना है। और जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको इस मान की बार बार आवश्यकता पड़ेगी। न्यूमेरिकल सोल्व करते समय केवल और केवल 931 काम में ले लिया जाता है, जो कि एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट हमें देता है, जो कि सही माना जाता है। तो एग्जैक्ट यदि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा का मान बताइए, तब तो आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताओगे। और जब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो और आपको यदि एक एएमयू की वैल्यू एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा की आवश्यकता पड़े तो सिंपल आप यूज करोगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया अपने पास द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। उसके आधार पे एक एएमयू के कारण कितनी ऊर्जा बनी। तो एक एएमयू का मान किलोग्राम में कितना होता है और एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है, और साथ में ये 4 आंकड़े ये हो गए। इन सभी छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप याद रखोगे। तो अब अपने बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट बात, जरा गौर से सुनना कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो रिजल्ट आया है, यदि मैं इसको एक बार के लिए समीकरण नंबर 2 दे दूं, ये अपने पास समीकरण नंबर 1 था, हमने वैल्यू पुट की थी, गुणा भाग किया था, ये मान आया, मतलब डेल एम इंटू सी स्क्वायर। इसका जब हमने गुणा किया डेल एम इंटू सी स्क्वायर का, तो मान 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आया। मतलब डेल एम इंटू सी स्क्वायर का मान कितना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और डेल एम हमने कितना पुट किया था, एक एएमयू। तो यहाँ पे यदि आप एक एएमयू लिखते हो तो एक एएमयू गुणा सी स्क्वायर का मान भी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और यदि इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो एक एएमयू को आप यू भी कह सकते हो। तो मतलब ये हो गया एक यू, थोड़ा सा और शॉर्ट कर लो, एक यू इंटू सी स्क्वायर का जो मान है इसके हमें आवश्यकता पड़ेगी न्यूमेरिकल में। एक u इंटू सी स्क्वायर, सीधा कह लो u इंटू सी स्क्वायर का जो गुणनफल आता है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, u इंटू सी स्क्वायर का मान कितना होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और न्यूमेरिकल में केवल कितना यूज करोगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको हम थोड़ी देर पश्चात कुछ ज्ञात करने वाले हैं। तो ये हो गया अपने पास एएमयू और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, जिसके आधार पर एक एएमयू के रिजल्ट किस प्रकार से हमें प्राप्त हुए उसकी हमने बात की थी। अब अपने आगे बात करेंगे द्रव्यमान क्षति की। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हो? नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति क्या होगा? नाभिक का निर्माण कब होता है? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में संलयित होते हैं, उस केस में नाभिक का निर्माण होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ेंगे तो नाभिक का निर्माण कैसे होगा? जैसे कि अपने पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो ये मिलके कैसे नाभिक का निर्माण करेंगे? इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता हो, और ऐसा नाभिक कौन सा होता है 1H2, यानी कि ड्यूट्रॉन बन गया एक प्रकार से। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर एक नाभिक 1s2 का निर्माण कर रहे हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयोजन होता है उसके कारण एक नाभिक का निर्माण होता है। जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में संयोजित होते हैं, जुड़ते हैं और एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया में, हालांकि यहाँ पे संलयन हो रहा है, इस प्रक्रिया में जो अपने पास अभिकारक हैं, इन अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है उसका मान हमेशा बनने वाले उत्पाद के कुल द्रव्यमान से कम रहता है। मतलब अभिकारकों का द्रव्यमान अधिक होता है और उत्पाद का द्रव्यमान कम होता है। और थोड़े सिंपल शब्दों में समझे, मान लो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0072 है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0086 है, और इन दोनों के यदि मैं कुल द्रव्यमान की बात करूं तो कुल मिलाकर के बन जाता है 2.0158। ये मान एएमयू में है।
तो कुल मिलाकर के दोनों का जो द्रव्यमान था वो 2.015 हो गया। ओके, अब नया जो नाभिक बना है ना, इसका द्रव्यमान आपको इससे कम मिलेगा, इसका द्रव्यमान 2.0158 से कम मिलेगा। तो वो द्रव्यमान गया कहाँ? हालांकि दोनों जुड़ रहे हैं तो द्रव्यमान इतना बनना चाहिए था, लेकिन नया नाभिक बना, नया कोई उत्पाद बना, उसका द्रव्यमान तो कम मिला, तो वो द्रव्यमान कहाँ गया? वो द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। किसके अनुसार? आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार। तो फिर वो ऊर्जा काम क्या आती है? संलयन हो चाहे विखंडन हो, जो भी ऊर्जा बनती है वो अलग अलग रूप में यूज कर ली जाती है। और यहाँ जब नाभिक का निर्माण होता है, जो ऊर्जा बनती है वो नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़े रखने का काम करती है, और वो नाभिकीय बंधन ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा बन जाती है। मतलब जब भी नाभिक का निर्माण होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोजन से, तो जो भी ऊर्जा बनने वाली है वो ऊर्जा नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़े रखने का काम करेगी, संयोजित रखने का काम करेगी। और वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाएगी। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है? जब भी नाभिक के निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह ऊर्जा नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में संयोजित रखने का कार्य करती है। तो अपने बात कर रहे थे द्रव्यमान क्षति की। तो जब भी नाभिक का निर्माण हुआ, अभिकारक का द्रव्यमान ज्यादा, नाभिक या यूं कहो उत्पाद का द्रव्यमान कम, तो इस केस में द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में कमी आती है, द्रव्यमान में नुकसान होता है, क्षति होती है। तो नाभिक के निर्माण में द्रव्यमान में होने वाली इस क्षति को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो प्रोटॉन, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोजन के कारण जब नाभिक का निर्माण होता है तो द्रव्यमान में कमी आती है, द्रव्यमान में होने वाली इस कमी को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब द्रव्यमान क्षति को निकालते कैसे, सोल्व कैसे करते हैं? फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे अपने पास ये एक नाभिक हो गया, इस नाभिक में कुछ एक प्रोटॉन होंगे और कुछ एक न्यूट्रॉन होंगे। बहुत सारी संख्या में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, पता नहीं कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है। हमने मान लिया कि प्रोटॉन कितने हैं? जेड हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी नाभिक जो होता है ना, जेड एक्स ए, मैंने इसको नाम दे दिया। किसी भी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या हमेशा जेड से रिप्रेजेंट होती है, एक्स वाई जेड जो भी नाभिक हो। तो प्रोटॉन कितने होते हैं किसी भी नाभिक में? जेड होते हैं, ये प्रोटॉन की संख्या होती है। उस नाभिक में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? नाभिक में न्यूट्रॉन ए माइनस जेड होते हैं। कितने होते हैं? ए माइनस जेड। अभी हम द्रव्यमान क्षति ज्ञात करेंगे। न्यूमेरिकल में बार बार हमें द्रव्यमान क्षति की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको एक बार अच्छे से कान खोल के सुन लो और समझ लो कि द्रव्यमान क्षति कैसे निकाली जाती है। द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जोड़ लो, उत्पाद का कुल द्रव्यमान जोड़ लो, अभिकारक वाले द्रव्यमान में से उत्पाद वाले द्रव्यमान को माइनस कर दो, घटा दो, तो द्रव्यमान क्षति का मान निकल के आएगा। मतलब प्रारंभिक कुल कितना द्रव्यमान था अभिक्रिया से पहले, उसमें से बाद वाला द्रव्यमान आपको घटा देना है, तो द्रव्यमान क्षति का मान निकल के आ जाएगा। तो द्रव्यमान क्षति के लिए सूत्र क्या बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। मान लो एक नाभिक बना है जेड एक्स ए। कौन सा नाभिक बनाना है हमें? हमें बनाना है जेड एक्स ए, एक नाभिक बनाना है। ओके, तो भाई बता सकते हो इसमें कितने प्रोटॉनों ने हिस्सेदारी ली है? प्रोटॉन कितने? जेड प्रोटॉन है संख्या में। न्यूट्रॉन कितने? ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है। ये तो हो गए प्रोटॉन और ये हो गए न्यूट्रॉन। इतनी संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ेंगे तो ये एक नाभिक जेड एक्स ए का निर्माण कर डालेंगे। ओके, तो द्रव्यमान कितना हो गया इनका? जेड प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp मान लिया। कितना मान लिया? mp, मास ऑफ प्रोटॉन। हमें कुल कितने प्रोटॉन का द्रव्यमान जोड़ना है? जेड का जोड़ना है, क्योंकि जेड प्रोटॉन काम में आ रहे हैं। यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है तो जेड का कितना हो गया? जेड mp हो गया। भाई प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? जेड mp हो गया। ओके, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn मान लो, तो कुल कितने न्यूट्रॉन भाग ले रहे हैं? a माइनस जेड न्यूट्रॉन भाग ले रहे हैं। कितने? a माइनस जेड। तो इन न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई? एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn है तो a माइनस जेड का कितना हो जाएगा? a माइनस जेड इंटू कितना कर दोगे? mn। तो ये तो हो गया कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये हो गया कुल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। साथ में नया नाभिक बना x, इसका द्रव्यमान मान लिया mx है, सिंपल से शब्दों में। तो अंत में जो उत्पाद बना उसका द्रव्यमान mx है और जो अभिकारक है उनका द्रव्यमान जेड mp प्लस a माइनस जेड mn है। तो आप द्रव्यमान क्षति कैसे निकालोगे?
द्रव्यमान क्षति का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान क्षति बराबर होता है अभिकारकों का द्रव्यमान माइनस उत्पादों का द्रव्यमान। ओके, तो द्रव्यमान क्षति को मैं स्मॉल डेल एम से रिप्रेजेंट कर दूं तो अभिकारकों का द्रव्यमान कितना, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, अभिकारकों का हो गया, माइनस किसका कर देना है, उत्पाद का, एम एक्स। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आया द्रव्यमान क्षति का। ये द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसको अच्छे से याद रखोगे कि द्रव्यमान क्षति का सूत्र क्या होता है, डेल एम इज इक्वल होता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स। ओके, अब जो द्रव्यमान में क्षति हुई है कितनी, स्मॉल डेल एम, इसका मान कितना है, ये रहा इसका मान। ये कौन से नाभिक का निर्माण करने पर बना, जेड एक्स ए नाभिक का निर्माण करने पर। इसमें कितने प्रोटॉन ने भाग लिया, जेड प्रोटॉन ने। कितने न्यूट्रॉन ने भाग लिया, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन ने। ओके, यदि यहाँ पे आपने द्रव्यमान क्षति तो निकाल ली, द्रव्यमान में परिवर्तन तो देख लिया, इसको यदि आप ऊर्जा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई आपसे ये पूछ लेता कि भाई इसमें फिर ऊर्जा कितनी बनी, तो आप सिंपल से शब्दों में कह सकते हो कि डेल ई बराबर क्या बन जाएगा, डेल ई बराबर बन जाएगा डेल एम इंटू सी स्क्वायर। डेल एम कहाँ है, डेल एम ये रहा, तो डेल ई बराबर क्या हो जाएगा, डेल एम की वैल्यू पुट कर दो, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, और इसमें से घटा देंगे किसको, एम एक्स को, और इंटू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। ये अपने पास एक समीकरण और निकल के आ गई है जो कि ऊर्जा को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ द्रव्यमान में परिवर्तन से ऊर्जा उत्पन्न हुई जो कि नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने का काम करेगी। तो भाई इस ऊर्जा को अपने नाम क्या देंगे, इस ऊर्जा का नाम क्या होगा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हो, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिक के निर्माण में जब द्रव्यमान क्षति होती है तो उसके तुल्य उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखने का कार्य करती है। तो ये हो गया नाभिकीय बंधन ऊर्जा अपने पास। अब हो सकता है अपने न्यूमेरिकल में कोई नाभिक दे दे और हमसे पूछ ले कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, तो हम इसी प्रकार के एक न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं, बेसिक की बात करने वाले हैं, जिससे आप अन्य न्यूमेरिकल निकालोगे तो आपको थोड़ी सहायता मिलेगी। साथ में चीज़ का और ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करोगे ना तो हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि एक u इंटू सी स्क्वायर, इसका मान कितना होता है, वैसे मोस्टली एग्जैक्ट मान तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो मान कितना होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको यूज में लेना है। तो बात कर लेते हैं न्यूमेरिकली कि न्यूमेरिकल अपने पास किस प्रकार से है। तो भाई अपने पास ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक ड्यूट्रॉन होगा 1s2, उस ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा की गणना करनी है। मतलब 1s2 ड्यूट्रॉन का जब भी निर्माण हुआ तो कितनी ऊर्जा मुक्त हुई, कितनी बंधन ऊर्जा बनी, उसका मान हमें ज्ञात करना है। जहां प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है u में, यानी कि AMU में, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है और मास ऑफ ड्यूट्रॉन दे रखा है, यानी कि ड्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, तीनों का द्रव्यमान हमें दे रखा है। तो हमें करना क्या है, हमें ड्यूट्रॉन के लिए बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो बंधन ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, डेल ई इज इक्वल होता है डेल एम इंटू सी स्क्वायर। तो पहले आपको डेल एम ज्ञात करना पड़ेगा, तो चूंकि डेल एम ज्ञात करोगे, अब डेल एम का सूत्र आपको पता होना चाहिए। डेल एम का सूत्र क्या होता है, डेल एम का सूत्र होता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस क्या हो जाएगा, कैपिटल एम एक्स। ये हो गया डेल एम का सूत्र। जेड क्या है, प्रोटॉन की संख्या है। तो 1s2 में कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो एक है। ए माइनस जेड का मान कितना होगा, ए माइनस जेड में कि 2 माइनस 1 1 बन गया, तो जेड का मान भी 1 है और ए माइनस जेड का मान भी 1 है। तो यहाँ पे डेल एम कितना आ जाएगा, जेड का मान तो हो गया 1, तो एम पी का मान कितना आ गया, एम पी दे रखा है 1.007, यू में है ये मान, इसको 4 मत समझ लेना, यू है, प्लस ए माइनस जेड का मान कितना है 1, एम एन का मान कितना है 1.0086, और ये भी यू में, ये भी यू में, यानी कि परिणामी मान है वो भी यू में आना है, माइनस आगे जो द्रव्यमान दे रखा है एम एक्स, यहाँ पे एक्स की बजाय डी अपने पास नाभिक है, ड्यूट्रॉन है, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है 2.013, और इन सभी का जो मात्रक है वो किस में है, यू में है। तो परिणामी इसका मात्रक AMU यानी कि यू आ जाएगा। वैल्यू मैंने सिंपली पुट कर ली। अब आप इसको सोल्व करो, इसको यदि आप जोड़ते हो तो ये मान बन जाएगा 2.015
माइनस कर देना है 2.013 इंटू क्या आ गया, u आ गया। लो जी, डेल एम का मान निकल के आ गया, द्रव्यमान क्षति निकल के आ चुकी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा आप कैसे ज्ञात कर पाओगे, सिंपल डेल ई इज इक्वल क्या होता है, डेल एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल ई, डेल एम कितना है, डेल एम का मान माइनस करोगे ना तो डेल एम कितना बन जाएगा, 0.002 बन जाएगा। तो यहाँ पे डेल एम का फाइनल मान कितना है, 0.002 यू है। ये अपने पास 1 नंबर समीकरण है। तो डेल एम का मान पुट कर दो 0.002 यू इंटू सी स्क्वायर, सी की वैल्यू पुट मत करो, u इंटू सी स्क्वायर कितना होता है, एग्जैक्ट मान 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन अपने आंकिक मान की यदि बात करें तो इसका मान होता है, ये कितना बन जाएगा, इसका मान कितना होता है u इंटू सी स्क्वायर का 931 और मात्र क्या बन जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मान आएगा 1.862 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 1s2 न्यूट्रॉन का जब भी निर्माण होगा तो ऊर्जा कितनी मुक्त होगी, 1.862, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाली जो बंधन ऊर्जा होगी उसका मान इतना होगा। इस प्रकार से आपको नाभिकीय बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान शक्ति है वो ज्ञात करनी है। और इसी प्रकार से आपके सामने इस लेसन के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि सोल्व करने, एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल आता है, पूरा कंप्लीट 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तो जरा गौर से देखना, ध्यान से रखना, इसको फॉर्मूले वगैरह कंप्लीट याद होने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अपने नेक्स्ट इस टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।